जी नमस्कार, राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशान जी स्टडीज़ में। और ये क्लास जो है आज आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है हरियाणा जीके की। इसमें जितने भी एस्टेट के स्टूडेंट हैं या सीईटी का जो पेपर देने वाले हैं, सभी के लिए इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि आपका एक दो ही नहीं 3 से 4 क्वेश्चन भी आपके यहाँ से हर हाल में बनने की गुंजाइश है। और सीईटी का या फिर एचएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके फेवरेट क्वेश्चंस हैं। आज की इस वीडियो में मिडवल इंडिया का जो मिडवल हरियाणा है उस टॉपिक को क्लियर किया गया है। मिडवल हरियाणा तक जो मिडवल स्टेज थी मध्यकालीन भारत में, जो मध्यकालीन हरियाणा रहा है, वहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर किया जाएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, सभी के क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है। तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड जितने वो PYQ जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं चैनल पर पहले ही डाल दिए गए हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और सेकंड बात, इससे नेक्स्ट टॉपिक में है जो है हम करवाएंगे 1857 की क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। चाहे वो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सभी जो है राजा हुए हैं, शासक जितने भी हुए हैं 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले, वो सभी। और कांग्रेस के अधिवेशन, गांधी युग, नेहरू युग, कंप्लीट आपको कंसेप्ट जो है पेड कोर्स वाला कंसेप्ट दिया जाएगा। यूट्यूब पर जो है नेक्स्ट वीडियो 1857 की क्रांति से रिलेटेड डालेंगे। तो आज की वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट भगवान श्री राम का नाम लेके। तो जी टॉपिक है हमारा प्राचीन और मध्यकालीन भारत। हरियाणा में जो है प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय गणतंत्र में एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, पता है सभी को। लेकिन एक विशिष्ट और सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा। मनु के अनुसार प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ, इसलिए इस प्रदेश को ब्रह्मवर्त नाम दिया गया। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहीं से बन जाता है कि मनु के अनुसार प्रदेश का अस्तित्व जो है देवताओं से हुआ था और इस प्रदेश को क्या नाम दिया गया? ब्रह्मवर्त। क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मवर्त। हरियाणा को जानने के लिए प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं? एक तो है साहित्यिक स्रोत। कौन सा? साहित्यिक स्रोत। सेकंड है मौद्रिक स्रोत, यानी कि मॉनेटरी सोर्सेज। थर्ड है अन्य अदर जो सोर्सेज होते हैं। पहले हम करेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को फर्दर डिवाइड किया गया है किस किस में? पौराणिक, बौद्ध, जैन साहित्य और पुरातात्विक। पौराणिक में जितने भी महाभारत या जितने भी हमारे ग्रंथ हुए हैं वो सभी हैं। बौद्ध जैन साहित्य में बौद्ध और जैन का जितना भी साहित्य है वो सभी, उनके अकॉर्डिंग हरियाणा कैसा था, क्या क्या नाम थे। और पुरातात्विक जो स्रोत हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र को बहुधान्यक होगा, बहुधान्यक नाम से जो है जाना जाता था। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक के नाम से। महाभारत के नकुल दिग्विजय में, क्या नाम है ये? नकुल दिग्विजय। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। कौन से शहर का वर्णन मिलता है? हरियाणा का रोहतक शहर का। करनाल शहर का संबंध महाभारत के कर्ण से है। महाभारत में जो राजा कर्ण हुए थे दुर्योधन के मित्र, उनके नाम पर जो है करनाल शहर को बसाया गया था। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली सरस्वती और दृशद्वती नदियों का वर्णन मिलता है। वामन पुराण 18 पुराण हैं, उनमें से वामन पुराण में जो है हरियाणा में कौन सी नदियाँ बहती थी पहले? सरस्वती और दृशवती नदियाँ। स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में, कुमारिका ये एक साथ है,
खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है? स्कंद पुराण के कुमारिका खंड स्कंद पुराण है। एक है वामन पुराण, इसमें क्या बताया गया है कि हरियाणा में नदियों का वर्णन बताया है कि 2 नदियां थी, सरस्वती और दृश्यवती। साहित्यिक दृष्टि से तब उस समय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और स्कंद पुराण में क्या बताया गया है कि हरियाणा शब्द का उल्लेख है किस खंड में? कुमारिका खंड में। ऋग्वेद सॉरी ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों और छांदोग्य उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो उस समय के जो है प्राचीन काल के जो हरियाणा के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद है, शतपथ ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी हुए हैं, छांदोग्य हो गए, उपनिषद, ठीक है। तो इन सभी से जो है हरियाणा के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। हर्षचरित, अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी, महाभाष्य और चतुर्वाणी में हरियाणा का वर्णन मिलता है। हर्षचरित और जो राजतरंगिणी थी ये हर्षवर्धन के समय की रचनाएं हैं, और इसमें जो है ये राजतरंगिणी भी उसी समय की रचना है। इसमें जो है राजा हर्षवर्धन हुए थे, उन्होंने तो हरियाणा पर उनका शासन था, उस समय के जो है हरियाणा का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट साहित्य है बौद्ध जैन साहित्य। बौद्ध जैन जो है लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से हैं? बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। कौन सा ग्रंथ है? दिव्यावदान। इसमें किसका जिक्र मिलता है? हिसार के अग्रोहा का। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। हिसार का जो अग्रोहा है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। दूसरा कौन सा? दिव्यावदान और मंजी निकाय। इन दोनों में क्या मिलता है? हरियाणा की जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध द्वारा हरियाणा के कई स्थानों के भ्रमण की जानकारी जो है पंपज सूतनी से मिलती है। पंपज सूतनी नामक जो ग्रंथ है उससे जो है हरियाणा के कई जो है स्थानों की जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में जो है भ्रमण किया था तो उसकी जानकारी किससे मिलती है? दिव्यावदान, मंजी निकाय और पंपज सूतनी से। पंपज सूतनी से एक बार जो है हरियाणा एचटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैन ग्रंथ है कथाकोश और भद्रबाहुचरित। कौन से हैं? कथाकोश और भद्रबाहुचरित। इसमें जो है अग्रोहा का वर्णन मिलता है, और इसमें एक जैन विद्वान हुए हैं लोह आचार्य, इनका भी जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेज जो हैं पुरातात्विक स्रोत, इनमें से जो है उस लाओस एक देश है। लाओस देश के अभिलेख, लाओस देश के राजा ने जो एक अभिलेख था, उन्होंने एक अभिलेख बनवाया था, इंस्क्रिप्शन। उसमें जो है राजा देवांक आने वाले कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। राजा देवांक ने जो है किसकी महिमा लिखी है? कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। हाँसी अभिलेख, हाँसी में एक अभिलेख है, उसमें किसकी जानकारी मिलती है? पृथ्वीराज चौहान की। ये पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। जगाधरी के निकट जगाधरी में एक जगह है सुध गांव, वहाँ से क्या मिला है? काले चमकीले मृद भांड क्या होते हैं? पोटरी, जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के घड़े बर्तन, तो ये चीज़ें जो हैं वो कहाँ से मिली हैं? सुध से मिली हैं। हरियाणा में जो है हिसार में स्थित राखीगढ़ी सभ्यता का पूरा स्थल मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट है। जो राखीगढ़ी है वो सबसे पुराना और सबसे बड़ा एक क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट है। और क्या है इसमें? भिवानी के मित्ताथल से प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक जो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके जो है क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, ठीक है। और यह है हाकड़ा संस्कृति, हाकड़ा संस्कृति तथा प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कपालमोचन मंदिर है यमुनानगर में, कपालमोचन स्थान से एक अधूरा अभिलेख मिला है। तो ये थे पुरातात्विक स्रोत।
और इसमें क्या क्या है, अग्रवाह से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। 7 स्वर कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इन 7 सुरों का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? अग्रवाह से प्राप्त अभिलेख में मिलता है। अंबाला के निकट है एक जगह टोपरा। कौन सी जगह? टोपरा से क्या मिला है? अशोककालीन स्तंभ और शिलालेख जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। अशोक काल के स्तंभ और शिलालेख मिले हैं। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। जो फिरोज शाह तुगलक हुए थे वो टोपरा अभिलेख को कहाँ लेकर चले गए थे? दिल्ली। पिंजौर काल का से निम्न पूरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। मतलब जो पूरा पाषाण काल था उसके औजार जो हैं चालकोलित एज के औजार प्राप्त हुए हैं। हिसार के गुजरी महल में, गुजरी महल है हिसार में, क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये HPSC में भी आया हुआ था, HCS का क्वेश्चन था और उसमें जो सही मिलान होता है, मैच द करेक्ट मैच, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। हिसार के गुजरी महल से में एक स्तंभ है, उस पर 8 अभिलेख हैं जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की क्या है? सूचना देते हैं। 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी सोर्सेज। कौन से सोर्सेज? मौद्रिक, मॉनेटरी सोर्स। उस समय लेन देन कैसा था, कैसे व्यापार होता था, किन चीज़ों से होता था और कैसे कैसे सिक्के बनते थे। तो ये सारे क्या होंगे? मॉनेटरी सोर्स। हिसार व अग्रवाह के टीले से खुदाई में इंडो ग्रीक सिक्के और पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये हिसार के अग्रवाह से, अग्रवाह में जो है वो महाराजा अग्रसेन से भी संबंधित है। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं और हिंदू यवन शासकों के दिहरम ये उस समय की करेंसी है, सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं मतलब तांबे की मुद्राएं उस समय व्यापार में जो लेन देन में काम आती थी। खोखराकोट जगह है रोहतक में। खोखराकोट, मोहनबाड़ी, औरंगाबाद, अग्रवाह, राखीगढ़ी, सुध, इन स्थानों से क्या मिले हैं? मुद्रांक। मतलब जिनसे मुद्राएं बनाई जाती थी, जो छपाई होती थी उसको क्या बोलते हैं? मुद्रांक, छपाई। जैसे अभी हमारे जो नोट हैं, हमारी जो करेंसी है उस पर छपाई होती है, वो क्या है? मुद्रांक। तो ये मुद्रांक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खोखराकोट से, मोहनबाड़ी, औरंगाबाद, अग्रवाह, राखीगढ़ी और सुध से। यह मुद्रांक सिक्के डालने के काम आते थे। इन पर जो है सिक्कों का डिजाइन वगैरह जो बनाया जाता था, तो ये मुद्रांक वही चीज थी। यह खुदाई से मिली सिक्कों में योद्धेय शासक कार्तिकेय को एक विजेता के रूप में दिखाया गया है। योद्धेय शासक, योद्धेय शासक को इन सिक्कों पर क्या दिखाया गया है? एक विजेता के रूप में दिखाया गया है। कुलविंद शासक जो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, अपने सिक्कों पर क्या जो है उनके सिक्कों पर क्या होता था? माता लक्ष्मी, मृग या फिर त्रिशूलधारी शिव को अंकित करते थे। तो नीचे ये एक टेबल दी हुई है, इसमें जो है अदर सोर्सेज में कौन सी जगह से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, जैसे भिवानी से क्या मिला है? भिवानी के मिताथल से कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के। औरंगाबाद से क्या मिला? योद्धेय गणराज्य की मोहरें। योद्धेय राजा, इसमें जो है कार्तिकेय जो राजा थे उनको एक विश्व विजेता के रूप में दिखाया गया था। रोहतक के खोखराकोट से क्या मिला है? इंडो ग्रीक सिक्के। और रोहतक से क्या मिला है? एक और कुषाण शैली के द्वार स्तंभ जो हैं प्राप्त हुए हैं। भिवानी के नचार खेड़ा से क्या मिला है? रामायण कालीन श्लोक अंकित है। हिसार और फतेहाबाद में से क्या मिला है? मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष। हिसार के कुणाल से क्या है? हिसार के कुणाल से क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण और अवशेष। जो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जो
मैच्योर नहीं थी, तो उससे उसके कौन से अवशेष, आभूषण और अवशेष मिले हैं। औरंगाबाद खोखरा कोट से सिक्के ढालने के सांचे मिले हैं, जिनको मुद्रांक, अभी जो जिक्र हुआ था ऊपर, मुद्रांक जिनको बोलते हैं, तो सिक्के ढालने के सांचे वो कहाँ से मिले हैं, औरंगाबाद खोखरा कोट से। अग्रोहा और औरंगाबाद से क्या मिला है, टकसाले। टकसाले उस जगह को बोलते हैं जहाँ मुद्राएं बनाई जाती हैं, जहाँ पर नोटों की या इनकी छपाई होती है मुद्राओं की, तो वो होती है टकसाल। पलवल, यहाँ से क्या मिला है, यज्ञ की मूर्तियाँ। सोनीपत से हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। दौलतपुर से मिली है मिट्टी की मोहरें। मीताथल से मिला है समुद्रकालीन सिक्के, और शुद्ध से मिला है शुंगकालीन फलक। तो ये कुछ और अन्य रिसोर्सेज थे जिनका वर्णन मिलता है, हरियाणा से मिलता है। इन चीज़ों से जो है हरियाणा में ये पता चलता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता कितनी मैच्योर थी, यहाँ पर सभ्यता जो है कितनी विकसित थी। एक अभिलेख है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख में क्या जिक्र है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य जो 630 से 634 युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। रोहतक के किलोई से और बेरी झज्जर, बेरी जो है झज्जर में एक जगह है, यहाँ पर क्या मिला है, शिव के मुखलिंग, गर्भ प्रमुख है, भूगर्भ प्रमुख है। इन पर चित्तीदार जो है लाल पत्थर पर उकेरी गई आकृति के रूप में क्या है, मुखालिंग है, मुखालिंग मिले हैं। और बेरी झज्जर में जो है माता भीमेश्वरी का मंदिर भी प्रमुख है। हरियाणा के कलायत में, कलायत कहाँ है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। हरियाणा के कलायत में उत्तर गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित 2 शिखर युक्त मंदिर हैं। यह आद्य ऐतिहासिक काल और मध्य काल के बीच के समय के प्रतीक हैं। जो गुप्तकालीन ईंटों से मिले 2 शिखर युक्त मंदिर, शिखर जैसे होता है, शिखर ध्वज होती है उस पे, और इसके नीचे से जो है ये गोल होता है। तो मंदिर हमारे यहाँ जो होते हैं उस पर तकरीबन शिखर होते हैं और उस पे जो है ध्वज होती है। तो ये जो शिखर युक्त मंदिर है कहाँ से मिला है, हरियाणा के कलायत से, कैथल में है ये जगह। अब पढ़ेंगे अलग अलग काल में हरियाणा जो है से, हरियाणा जो है कैसा कैसा था, क्या क्या मिला है हरियाणा से, तो अलग अलग पढ़ेंगे ये। प्रागैतिहासिक काल, पहला है प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या था कि जिस काल का कोई लिखित स्रोत या विवरण उपलब्ध नहीं है, ना तो इसमें मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था और ना ही इसका कोई लिखित स्रोत है। इसके बारे में जानकारी जो है सिर्फ वहाँ उस समय की चीज़ों से जो प्राप्त हुई है उसी के आधार पर जो है इस काल को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, भाई कैसा था, क्या क्या खाना था, कैसे रहता था मनुष्य। तो पूरा पाषाण काल, इस काल के औजार जो है सुकेतड़ी काल का फिरोजपुर झिरका से मिले हैं। ये हथियार कैसे थे, गोल और चपटे। इस प्रकार के उपकरण जो है मोहन घाटी से भी प्राप्त हुए हैं, सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में मनुष्य खेती करने लगा था, ठीक है। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, हिसार के सीसवाल से प्राप्त हुए हैं। सीसवाल से जो है खेतों के जो के साक्ष्य मिले हैं, अतः इस सभ्यता का नाम सीसवाल सभ्यता रखा गया। उस गांव के नाम पर ही जो है हरियाणा में सीसवाल से जो अवशेष प्राप्त हुए, तो उस गांव के नाम पर ही हमने क्या रख दिया, सीसवाल सभ्यता नाम रख दिया। ताम्रपाषाण काल, इस काल के औजार रोहतक और हिसार जिले के कुछ भागों से मिले हैं। हिसार और रोहतक से मिले हैं ताम्रपाषाण काल के औजार। तब जो है मनुष्य तांबे के हथियार उसने जो है प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कैसा था कि भाई उसका कोई भी लिखित विवरण नहीं है, और आद्य ऐतिहासिक काल का लिखित विवरण तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल में मिले लिखित स्रोतों और विवरण को पढ़ा नहीं जा सका।
इसके अंतर्गत सीसवाल सभ्यता और संस्कृति तथा सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। फर्स्ट है सीसवाल सभ्यता। सीसवाल जो है कल्चर को हम पढ़ेंगे। इसमें क्या था, वर्ष 1968 में डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में सीसवाल गांव की खुदाई की गई। इस संस्कृति के अवशेष निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा अवशेष जो है इसके सीसवाल से प्राप्त हुए, और सबसे जो है इसीलिए उस गांव के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, सीसवाल सभ्यता। लेकिन इसी सभ्यता के अवशेष और भी कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे हिसार है, इसमें राखीगढ़ी, पाटन, अलीपुर, सीसवाल और सातरोड। दूसरे अवशेष मिले भिवानी के मानहेरू और दादरी से। सिरसा और फतेहाबाद में क्या मिला, कौन कौन सी जगह से, चीमू, बनी और तलवाड़ा से। गुड़गांव में कहाँ से, सुल्तानपुर, मुंडेरा, पापड़ा, गोकुलपुर और ममालिका। और रेवाड़ी में बाढ़सा, लोहार और बादली से। तो ये सीसवाल सभ्यता के जो हैं केंद्र रहे हैं। इन जगहों पर सीसवाल के जो सभ्यता थी वो फली फूली थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ से जो है हरियाणा में कौन सी जगह पर थी, ये देखते हैं। बनवाली एक जगह है, बनवाली। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, प्रमुख केंद्र था बनवाली। फतेहाबाद जिले में है बनवाली, और प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इसका जो है वर्णन मिलता है, क्या मिलता है कि सरस्वती नदी थी जो हरियाणा में, अभी तो वो लुप्त हो चुकी है, सूख गई है, लेकिन प्राचीन हरियाणा में जो है सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं। तो उसी नदी के किनारे कौन सा स्थान था, बनवाली। इसकी खोज 1973-74 में RS बिस्ट ने की थी। यहाँ पर क्या क्या मिला, मिट्टी के खिलौने, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान और जौ के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक विचित्र पशु की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। एक मूर्ति मिली है जिसका धड़ तो सिंह का है, सिर किसका है, शेर का, और सींग उसके जो है बैल की है। वर्ष 2016 में भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव से प्राप्त अवशेषों से औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र की पुष्टि हुई है। भिवानी जिले में एक गांव है तिगड़ाना, वहां से क्या मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है औद्योगिक और व्यावसायिक माहौल वो कैसा था, इंडस्ट्रियल जो है डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। तो जी पहला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो था ये मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरा स्थल है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। और जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा स्थान है। और दूसरा बड़ा स्थान है राखीगढ़ी। तो मोहनजोदड़ो के बाद जो है वो राखीगढ़ी आता है। कहाँ पर है राखीगढ़ी, हिसार जिले में है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा, जो प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और जो मैच्योर थी, दोनों ही सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिले हैं। यह सीसवाल सभ्यता का भी प्रमुख केंद्र रहा है। राखीगढ़ी जो है सीसवाल सभ्यता का भी केंद्र था। यहाँ से मकान, मृद भांड और विशेष प्रकार के पत्थर से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। मृद भांड होते हैं मिट्टी के बर्तन। उस समय कैसे कैसे बर्तन, पानी रखने के लिए कैसे बर्तन यूज होते थे, अनाज रखने के लिए कैसे होते थे, तो उस समय तकरीबन मिट्टी के जो मृद भांड थे उनका प्रयोग होता था। तो इन्हीं को बोलते हैं मृद भांड, जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते थे। नेक्स्ट है बनवाली। ये कहाँ पर है बनवाली, फतेहाबाद जिले में है। कहाँ पर है, फतेहाबाद जिले में है। और यहाँ से क्या क्या मिला है, पुरातात्विक महत्व की बहुत सामग्री प्राप्त हुई है। इसकी खुदाई 1974 में की गई, 1974 में। दूसरा है भगवानपुर। ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। इस गांव से उत्तर हड़प्पा संस्कृति, जो पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, और चित्रित दूसरे मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। पेंटेड ग्रेवेयर, जो बर्तनों पर पेंटिंग की जाती थी, कुछ भी बना दिया जाता था सेल खड़ी से या रंगों से,
जो प्राकृतिक रंग होते थे उनसे जो उन पर पेंटिंग की जाती थी। तो धूसर मृद बांड, ग्रे कलर का एक पेंट होता था, वो किया जाता था। तो उसके साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हैं? कुरुक्षेत्र के भगवानपुरा से। फरमाना खास दक्षखेड़ा, ये जगह जो है राखीगढ़ी के बाद इस पुरा स्थल का स्थान आता है। राखीगढ़ी के बाद पहला तो जो मोहनजोदाड़ो है नेशनल लेवल पे, और हरियाणा में जो है राखीगढ़ी है सबसे बड़ा, और राखीगढ़ी के बाद क्या आता है? फरमाना खास दक्षखेड़ा। यह रोहतक जिले में स्थित है और यहाँ से हड़प्पा कालीन शैल खड़ी की मोहरें और कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। लाशों को कैसे दफनाया जाता था, क्या क्या उनके रिचुअल से, तो इनसे कहाँ से पता चलता है? ये कब्रिस्तान जो मिले हैं उनसे पता लगता है। फतेहाबाद के कुणाल, कैथल के बालू और रोहतक के गिरावड़ आदि से भी हड़प्पा सभ्यता की जो दूसरी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो मिली है। नेक्स्ट है हाकड़ा संस्कृति। एक था सीसवाल सभ्यता, दूसरा था हड़प्पा सभ्यता, और अब है हाकड़ा संस्कृति। हाकड़ा संस्कृति में क्या था? इस संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हाकड़ा नदी, गग्गर नदी के क्षेत्र से मिलने के कारण इसको क्या बोला है? हाकड़ा संस्कृति। जहाँ गग्गर नदी का बहाव क्षेत्र था जो, और वहाँ पर जो सभ्यता फली फूली थी उसको बोला गया हाकड़ा सभ्यता या संस्कृति। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हाकड़ा नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नदी के नाम से जानते हैं? हाकड़ा नदी के नाम से। हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कुणाल नामक पुरा स्थल से मिले हैं। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है एक कुणाल, तो इससे मिले हैं हिसार में। इस संस्कृति का कार्यक्रम हड़प्पा सभ्यता से कार्यकाल हड़प्पा सभ्यता से पहले का माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता से भी पहले ये संस्कृति जो है फली फूली थी। यह मुख्यतः कृषि समुदाय के विकास को प्रस्तुत करती है। हाकड़ा संस्कृति को आरंभिक कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति को क्या कहा जाता है? कृषक संस्कृति। किसानों वाली संस्कृति कौन सी थी? हाकड़ा संस्कृति। ये पढ़े थे हमने प्राग ऐतिहासिक काल के जो थे और आद्य ऐतिहासिक काल सॉरी। अब है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होगा? ऋग्वेद काल, और इसका जो समय है टाइम पीरियड वो माना गया है 1500 AC से BC से 1500 BC से 1000 BC। इस काल की जानकारी जो है कैसे कैसे क्या क्या मिली है? इस काल में मनु के 4 पुत्र हुए। क्या क्या नाम था? इक्ष्वाकु, परशु, सुद्युमन और शर्याति। जो इनके पुत्र थे सुद्युमन, उनका कार्य क्षेत्र था सरस्वती का क्षेत्र, जिसमें अंबाला कुरुक्षेत्र हरियाणा का ऊपरी हिस्सा जो है वो आता है। तो ऊपरी क्षेत्र में अंबाला कुरुक्षेत्र में इनका जो है शासन था। दूसरे थे शर्याति, इनका कार्य क्षेत्र राजस्थान की सीमा तक था, दक्षिणी हिस्से में। ययाति के पुत्र, एक इनके पुत्र थे ययाति और उनके पुत्र हुए पुरु। तो उन्हीं के नाम पर जो पुरुवंश की स्थापना हुई, और इसी पुरुवंश में राजा दुष्यंत हुए, जिनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ऊपर ये जितनी भी स्टोरी है ये किसके लिए है? राजा दुष्यंत, राजा भरत के लिए, कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा। ये सारी स्टोरी जो है यहाँ से शुरू होती है। इक्ष्वाकु, मनु के 4 पुत्रों से, इक्ष्वाकु, परशु और सुद्युमन। तो जो ययाति के राजा पुरु हुए थे उनके नाम पर पुरुवंश की स्थापना हुई, और जो पुरुवंश के राजा दुष्यंत थे उनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है जी, ये स्टोरी थोड़ी सी याद रखने वाली है, लंबी है। पुरुवंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच पुरुषणी 10, ये वाला 10 नहीं, 10 राजाओं। पुरुवंश के राजा थे सुदास और 10 राजा जो थे उनके बीच पुरुषणी नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसे 10 राज युद्ध कहते हैं। क्वेश्चन HSC जो है ये 2018 का क्वेश्चन है। 10 राज युद्ध के बारे में क्वेश्चन आया था तो ध्यान रखें। 10 राज युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पुरुवंश के राजा सुदास और 10 जो राजा थे उनके बीच में हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 10 राज युद्ध।
अब है उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC। ये जो है टाइम उल्टा चलता है। जो BC का होता है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उससे पहले के समय को, तो जो ज़्यादा जितना पीछे जाएंगे उतना ज़्यादा होता जाएगा, और जितना नज़दीक आएंगे उतना जो है ये कम होता जाएगा। तो 1000 BC से 600 BC। कुरु वंश की स्थापना राजा कुरु ने की थी। कुरु है ये, गुरु नहीं है। कुरु वंश की स्थापना राजा कुरु ने की थी। इस वंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, आज की जो दिल्ली है वो। राजा कुरु ने सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार किया, और इसमें कुरु जंगल का नाम जो अब वर्तमान में जो है, इस कुरु जंगल को क्या बोला जाता है? कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इसी काल में जो है कौरवों और पांडवों का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध। कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। तो जो राजा कुरु थे, सरस्वती क्षेत्र कौन सा था? अम्बाला कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया था। तो इसलिए जो है हरियाणा में ये कुरुवंश जो है प्राचीन हरियाणा का वर्णन मिलता है। अब एंट्री है महाजनपदों की। ये यहाँ से जो है ये मिडवल इंडिया शुरू होता है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राजाओं की स्थापना और उनका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में जो क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हो गई थी, और जो है इनका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक बड़े राज्यों की स्थापना हुई। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में क्या मिलता है? 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है, जिसमें मेरठ था, दिल्ली और थानेश्वर में जो है ये महाजनपद स्थित थे, ठीक है। महाभारत काल में इनकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर थी। मेरठ, दिल्ली, और इनकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर थी। मौर्य काल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हरियाणा का क्षेत्र भी जो है इनके अधीन शामिल था, और इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? अंबाला के टोपरा स्तंभ लेख में जो है पता चलता है कि हरियाणा में जो है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। सम्राट अशोक ने थानेश्वर में एक स्तूप भी बनवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। सम्राट अशोक ने जो थानेश्वर का स्तूप था उसमें किसके अवशेष रखे गए थे? महात्मा बुद्ध के। क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने जो कलिंग युद्ध था उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उनके प्रचार प्रसार में काम किया था। यौध्य काल। मौर्य साम्राज्य के बाद किसका उदय हुआ था? यौध्यगण का उदय हुआ था। जूनागढ़ शिलालेख में यौध्यगण का उल्लेख मिलता है। इसकी जानकारी भिवानी जिले के नौरंगाबाद से मिले सिक्कों पर यौध्यनम बहुधान्यक अंकित है, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। सोनीपत से यौध्यगण के प्राचीन सिक्के मिले हैं। यौध्यगण की स्थापना यौध्ये ने की थी, जिसका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख जो है महर्षि पाणिनि व्याकरण की पुस्तक लिखी थी, उनके व्याकरण के ग्रंथ महाभाष्य में आयुध जीवी के रूप में किया गया है। यौध्य का जिक्र आयुध जीवी के रूप में किया है। विजयगढ़ के लेख से पता चलता है कि महाराजा ही महासेनापति होता था। उस समय जो है जो सम्राट होता था, जो भी राजा होता था, वही सेना का महासेनापति होता था। इनके कुछ सिक्कों पर ब्राह्मण देव अंकित है। नेक्स्ट है अग्रकाल। अग्रकाल किस काल को बोला जाता है? हिसार के जो अग्रोहा राज्य था, जो स्थल था हिसार का, अभी तो जो है एक छोटा वो है हिसार, ये अग्रोहा एक छोटी जगह है हिसार में। तो उस समय जो क्या था, अग्रोहा और हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र था अपने हरियाणा में, उसको कंप्लीट मिला के जो है अग्रवाह राज्य बोला गया। तो उनके उस काल को जो है राजा अग्रसेन के काल को अग्रकाल बोला गया है। हिसार के अग्रवाह और बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों पर यह प्रमाणित होता है कि हिसार में अग्रगण राज्य था। इसकी राजधानी अग्रोहा थी, और इसका उल्लेख किसमें मिला? अष्टाध्यायी, बोधायन के स्रोत सूत्र और पतंजलि के महाभाष्य में। इस गणराज्य पर महाराजा अग्रसेन का शासन जो है महाराजा अग्रसेन का था।
महाराजा अग्रसेन की जयंती भी मनाई जाती है ना हरियाणा में। पुष्यभूति काल, पुष्यभूति काल बड़े ही महान जो है शासक हुए थे हरियाणा में। 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति नामक सेनापति ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यह वंश था पुष्यभूति, जो बाद में वर्धन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही जो पुष्यभूति थे, इन्हीं का जो साम्राज्य था वो वर्धन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुष्यभूति वंश में 6 प्रसिद्ध शासक हुए, जिनमें से हर्षवर्धन सबसे योग्य और प्रसिद्ध रहे। वर्धन वंश के प्रसिद्ध राजा प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे। वर्धन वंश में कौन राजा हुए थे? राजा प्रभाकर वर्धन, और इनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या जो है वो एक षड्यंत्र के तौर पर कर दी गई थी। षड्यंत्र के अकॉर्डिंग भाई इनका राज्य जो है वो हथिया लिया जाए, इसलिए राज्यवर्धन को की जो है हत्या कर दी गई। और हर्षवर्धन उस समय एक बच्चे थे, छोटा बच्चा ही था। राज्यवर्धन की एक षड्यंत्र के दौरान हत्या कर दी गई। इसके बाद जो है हर्षवर्धन को राजा बनाया गया। एक छोटे बच्चे को जो है राजा बना दिया गया था। और इनकी एक बहन भी थी, उसके पति की जो है षड्यंत्र में हत्या कर दी गई थी। और उसी षड्यंत्र का बदला लेने के लिए जो है राज्यवर्धन गए थे, और फिर जो है राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी गई। फिर जो है हर्षवर्धन ने इन दोनों की हत्या का बदला लिया था, और बाद में जो ये राजा बने थे उसी समय। हर्षवर्धन ने हुण और गौड़ शासक शशांक को पराजित किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। अभी हरियाणा जेबीटी में जो है ये क्वेश्चन आया था कि राजा हर्ष के समय कौन सा यात्री जो है आया था, तो वो था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है हरियाणा में आया था, जिसने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है CU की, इसमें जो है चर्चा की है थानेसर नगर की गरिमा और शक्ति की। उनके एक बहुत ही प्रसिद्ध दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट। उनकी पुस्तक हर्षचरित में उनके शासन और प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसके बाद जो शासक आए उनका नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। उस समय का जो है उसी काल को क्या बोला गया? गुर्जर प्रतिहार काल। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा गुर्जर प्रतिहार शासकों के अधीन हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात किसका अधिकार हो गया? गुर्जर प्रतिहार शासकों का जो है शासन आ गया। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने हरियाणा पर अपने शासन को मजबूत किया। किस शासक ने? नागभट्ट द्वितीय ने। मिहिर भोज के समय पिहोवा उत्तर भारत का बड़ा व्यापारिक केंद्र बना, जहां से घोड़ों का व्यापार होता था। अग्रोहा से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। और पिहोवा को जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? वो व्यापारिक केंद्र और घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। मध्यकालीन हरियाणा। भारत के मध्यकालीन इतिहास का आरंभ भारत पर कब हुआ? भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण थे उस समय को क्या माना गया? मध्यकालीन भारत। हरियाणा भारत के उत्तरी भाग में उपस्थित होने के कारण, उत्तरी भाग में है भारत के, हमारा जो भारत है तो इसके जो है नॉर्थ में हरियाणा है। इन आक्रमणों से अधिक प्रभावित रहा। जो मुस्लिम आक्रमण हुए उनमें जो है हरियाणा पंजाब प्रमुख रहे थे। उसी रास्ते से आते थे मुस्लिम शासक, तो ये हरियाणा पंजाब ज़्यादा प्रभावित रहे। पहले जो है पंजाब का हिस्सा था हरियाणा, तो उस समय के जो था राज्य पंजाब को ही, हरियाणा को क्या बोला जाता था? पंजाब। तो तोमर वंश जो है हरियाणा में प्रतिहार शासन के बाद कौन से वंश की स्थापना हुई? तोमर वंश की। तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर बसाकर हरियाणा को उसकी राजधानी बनाया। और 11वीं सदी में तोमर शासकों को महमूद गजनवी और उनके वंशजों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो अब पढ़ते हैं महमूद गजनवी। बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमणकारी रहा है महमूद गजनवी। ये 1100 होगा, 1100 से 1014 में महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर हमला किया
अलबरूनी के अनुसार एक जो है ये क्या था लेखक, इसने किताब लिखी थी किताब उल हिंद। इसने की जो किताब का नाम था वो था किताब उल हिंद। तो इसके अनुसार उस समय के मंदिरों में देवताओं के हाथों में एक चक्र लिए मूर्तियां स्थापित होती थी। देवता होते थे, जैसे भगवान विष्णु के हाथ में चक्र होता है ना, भगवान कृष्ण और विष्णु, तो इन्हें क्या बोला जाता था उस समय? चक्र स्वामी। महमूद गजनवी ने आक्रमण करके इन मंदिरों और मूर्तियों का विनाश किया, मंदिरों को लूटा और मूर्तियों का विनाश किया। मूर्तियों के विनाश करने के कारण क्या बोला गया महमूद गजनवी को? मूर्ति भंजक। अलबरूनी ने अपनी रचना किताब उल हिंद में थानेश्वर को क्या कहा है? हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है। किताब का नाम है किताब उल हिंद। 1037 में उसके पौत्र मसूद, महमूद गजनवी का पोता क्या कौन था? मसूद, उसने हांसी पर आक्रमण किया और तोमर शासक कुमारपाल देव से उसका युद्ध हुआ, जिसमें मसूद की जीत हुई। 1043 1043 में मसूद का बेटा, यह मसूद जो है गजनवी का पोता था, और इस मसूद के बेटे ने मादूद ने आक्रमण किया और किससे भिड़ंत हुई? तोमर शासक कुमारपाल देव और अन्य शासकों की सहायता से मादूद को क्या कर दिया? पराजित। जैन लेखक हेमचंद्र के अनुसार चौहानों तथा तोमर के बीच संघर्ष का अंत विग्रह राज द्वारा दिल्ली तथा हांसी पर अधिकार करने के साथ हुआ। तोमर वंश के जो राजा थे और चौहान थे, ये आपस में भिड़ते रहते थे, और इनका जो है संधि कब हुई? जब विग्रहराज ने दिल्ली और हांसी पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी, उसके बाद आक्रमण हुआ मोहम्मद गोरी का। 12वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने दिल्ली और हरियाणा को तोमर शासन से मुक्त किया। चौहान शासकों ने कर लिया दिल्ली पर कब्जा और अपना शासन स्थापित किया। 1191 में किसका जिक्र होता है? 1191 में पृथ्वीराज चौहान, बहुत ही प्रसिद्ध जो शासक हुए थे उत्तरी भारत के। पृथ्वीराज तृतीय भी इनको जो है बोला जाता है, और हांसी से थे गोविंद राय। इन दोनों की संयुक्त सेना के साथ मोहम्मद गोरी की सेना का तराइन नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें गोरी पराजित हुआ। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और इसी दौरान जो है राजा जयचंद हुए थे। जो राजा जयचंद थे, इनकी पुत्री थी संयोगिता। तो उस संयोगिता को जो है पृथ्वीराज चौहान उस संयोगिता से प्रेम करते थे और उससे जो है वो विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजा जयचंद को ये मंजूर नहीं था। तो उन्होंने जो है संयोगिता उनके साथ चली गई, मोहम्मद गोरी उसके पृथ्वीराज चौहान के साथ। और उसी समय जो है जयचंद ने बदला लेने की सोची, तो उन्होंने जो है उसने फिर से मोहम्मद गोरी को बुलाया। फिर दोबारा जो है मोहम्मद गोरी आया और 1192 में फिर से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन में दूसरा युद्ध हुआ, जिसे तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं। इसमें जो है जयचंद ने धोखेबाजी कर दी और पृथ्वीराज जो है वो पराजित हुए, मारे, ऐसा कहा जाता है कि भाई मारे गए। इस युद्ध में भी गोविंद राय और पृथ्वीराज ने साथ युद्ध लड़ा, किंतु राजा जयचंद के छल के कारण इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 में जो है भारत की बागडोर संभाली, और इस युद्ध के पश्चात अग्रवाह का क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। अब शुरू होता है सल्तनत काल, और इसमें सबसे पहले आते हैं गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली और हरियाणा का पहला मुस्लिम शासक, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी के साथ भारत में किसकी स्थापना हुई? गुलाम वंश की। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना और उसके बाद उसकी बेटी जो है रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान जो है उसका विरोध हुआ, उसका जो शासक बनना जो है किसी को रस नहीं आया, तो उसका जो है विरोध हुआ। रजिया सुल्तान के शासनकाल में लाहौर और बठिंडा में विद्रोह हुए और कैथल के पास रजिया बेगम की 1240 में हत्या कर दी गई। कैथल में रजिया बेगम के नाम का गुंबद है। रजिया बेगम का
गुम्बद पूछा जाता है। गुम्बद ये कहाँ है? कैथल में, जहाँ पर इनकी हत्या हुई थी। 1266 में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद, इसके 20 साल बाद, 1266 में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ने दिल्ली पर अधिकार किया और वहाँ का सुल्तान बना। और बलबन ने जो है राज्य के शक्तिशाली मेवातियों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, HSC ने जो है हर बार पूछा है, और CET में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्तिशाली जो मेवातियों की शक्ति किसने नष्ट की? बलबन ने। बलबन ने किन की शक्तियों को नष्ट करने का प्रयास किया? मेवातियों की शक्ति का। तो ऐसे घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन बन सकता है। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर मध्यकालीन दुर्ग। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर एक दुर्ग है, गोपालगिरी का किला, किसने बनवाया? बलबन ने। ये ग्राम सचिव का क्वेश्चन है। ये है 2021 का ग्राम सचिव और पटवारी का जो पेपर हुआ था, उसमें जो गोपालगिरी का किला किसने बनवाया? बलबन ने। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बलवंत की मृत्यु के बाद, बलवन, ये बलबन है, बलवंत नहीं है। 1290 में दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन स्थापित हुआ। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना और मोहम्मद तुगलक की नीतियों से असंतुष्ट होकर हरियाणा में कैथल, समाना, सुनाम, इन जगहों पर क्या हुआ? किसानों ने राजस्व देना बंद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक। कैथल का विद्रोह, ये विद्रोह क्या था? किसानों का विद्रोह था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। तो ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ये क्वेश्चन। 1388 में 1388 में फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली में सत्ता के लिए क्या हो गया? गृह युद्ध छिड़ गया और इसमें नसीरुद्दीन सफल रहा। फिरोज शाह तुगलक ने फतेह खान के नाम पर नगर बसाया था, फतेहाबाद। पूछा जाता है क्वेश्चन कि फतेहाबाद किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार नगर किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोनों का आंसर फिरोज शाह तुगलक। इसके शासनकाल में गोहाना क्षेत्र में विद्रोह हुआ। क्वेश्चन पूछा गया था HSC के द्वारा कि गोहाना विद्रोह किसके काल में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के काल में। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के काल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो गोहाना विद्रोह हुआ। 1388 में तैमूरलंग ने भटनेर पर आक्रमण किया। हनुमानगढ़ जो है भटनेर पर आक्रमण किया और उसको पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद कहाँ गया? घग्गर नदी से होते हुए हरियाणा में सिरसा, कैथल, पानीपत, असंध, टोहाना, इन जगहों पर पहुंचा और मारकाट मचाई। सिकंदर लोधी की धर्मांधता के कारण कलायत और जींद में विद्रोह हुए। किसके कारण? सिकंदर लोधी के। किंतु बहलोल लोधी के काल में 1451 में हरियाणा को सल्तनत जो है वो सल्तनत का भाग बन गया। बहलोल लोधी के काल में 1451 में। अब है जी मुगल काल। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। कौन था वो? चंगेज खान और तैमूरलंग का वंशज था और मध्य एशिया की फरगना का, जो मध्य एशिया में फरगना जगह है, वहाँ का ये शासक था पहले। और फिर बाद में जो है इससे वहाँ ये फरगना छीन लिया गया, तो उसने जो है उसके रहने की कोई जगह नहीं बची, तो वो भारत की तरफ मुड़ गया। और तब जो है युद्ध हुआ 1526 में। किस किस के बीच? बाबर ने हरियाणा पर आक्रमण किया और हिसार फिरोजा के सिकदार हमीद खसा सैल ने भी सेना के साथ मुकाबला किया। बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू परगना का शासक कौन था? जलाल खान था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने भारत की तरफ जब रुख किया था तो बड़ा फेमस युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, 21 अप्रैल 1526 को। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और वहीं से जो है मुगल शासन शुरू हुआ। राज्य में नवविजित प्रदेश के प्रशासन को व्यवस्थित करने तरीके से चलाने के लिए बाबर ने इसे 4 सरकारों में बांटा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। HSC बड़ा डीप में जा रहा है आजकल, तो CET के जो क्वेश्चन बनेंगे थोड़ा डीपली बनेंगे। बाबर ने 4 सरकारों में बांटा, दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। तो ध्यान रखें, थोड़ा डीप स्टडी करें और डीपली पढ़ें।
क्या था, बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना और उसने मेवात की सरकार अपने भाई हिंदाल को दी और हिसार और सरहिंद किसको दे दिए, कामरान को। उसका भाई था कामरान। 5 नवंबर 1556 को हुमायूं के पुत्र, किसके पुत्र, हुमायूं के पुत्र अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेनाओं के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को, जिसमें हेमू की पराजय हुई। हेमू कौन था, हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, जो बड़े ही योग्य शासक थे और इनकी जो है आंख में तीर चला गया था। आंख में तीर चला गया तो ये हाथी से नीचे उतर गए। सेना ने सोचा कि भाई राजा जो है वो मारा गया, तो सेना में भगदड़ मच गई और जीता हुआ युद्ध जो है वो अकबर के पाले में चला गया। अब्बाजी जो है अकबर के हाथ में थी। तो अंतिम राजा जो है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। राज्य को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अकबर ने क्या किया, 15 सूबों में बांट दिया और इस समय राज्य में 70 परगने थे और 5 सरकारें थी। जो बाबर ने 4 सरकारें बांटी थी, वो अकबर ने कितनी कर दी, 5। कौन सी थी, सरकारें दिल्ली, सरकारें रेवाड़ी, सरकारें हिसार, हिसार फिरोजा साथ हैं, सरकारें मेवाती और सरकारें हिंद। मुगल शासक शाहजहां की पहचान किसके रूप में की जाती है, भवन निर्माता के रूप में। शाहजहां का पुत्र था जो दारा शिकोह, उसने थानेसर में अपने गुरु शेख चिल्ली के संपर्क में रहता था और थानेसर में एक इमारत का निर्माण करवाया था, शेख चिल्ली का मकबरा। दारा शिकोह ने उनका मकबरा बनवाया था और शेख चिल्ली मकबरे को क्या बोला जाता है, हरियाणा का ताजमहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थापत्य कला की दृष्टि से हरियाणा का ताजमहल किसे बोला जाता है, शेख चिल्ली के मकबरे को। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, थानेसर में है। अब जी औरंगजेब। औरंगजेब जो है सिखों के साथ बड़ी दुश्मनी रही। औरंगजेब के काल में सतनामी विद्रोह नारनौल में हुआ और जाट विद्रोह के मुख्य केंद्र सोधी व सिनसिनी थे। अब है उत्तर मुगल काल। जब 1857 की क्रांति नज़दीक थी तो उत्तर मुगल काल, इसमें बंदा बैरागी। गुरु गोविंद सिंह के पश्चात मुगलों के विरुद्ध जो औरंगजेब के समय सिख विद्रोह हुए थे, तो गुरु गोविंद सिंह के पश्चात मुगलों के विरुद्ध सिखों की सेना की गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया, बंदा बैरागी। उसने सोनीपत के निकट सिहरी खांडा को अपना मुख्यालय बनाया। कहाँ, सोनीपत के निकट सिहरी खांडा को। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में बंदा बैरागी ने शाहबाद, थानेसर, सोनीपत, कैथल, सरहिंद और कुंजपुरा को जीत लिया। लेकिन 1710 में मुगल सम्राट बहादुर शाह ने करनाल और नरवाड़ी के बीच हुए 3 लगातार युद्ध हुए और उसमें जो है बंदा बैरागी को हरा दिया। अब आते हैं रेवाड़ी के अहीर शासक। औरंगजेब के समय में नंदराम नामक एक अहीर ने रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना की। किसने, नंदराम। उसके बाद बालकिशन वहाँ के शासक बने और उसकी वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे शमशेर बहादुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की। इस वंश में गुज्जरपाल, भवानी सिंह और अन्य शासक भी थे। अब है नादिर शाह का आक्रमण, जिसने करनाल, इसके युद्ध को जो है करनाल का युद्ध बोला जाता है। कब किया था, 1739 में। कहाँ का शासक था, ईरान का शासक नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला। इन दोनों के बीच युद्ध कहाँ हुआ, करनाल में, जिसमें नादिर शाह की विजय हुई और मोहम्मद शाह रंगीला पराजित हुआ। नादिर शाह अपने साथ क्या ले गया, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, दोनों को जो है वो साथ ले गया। इसके बाद हुआ मराठा शक्ति का उदय और हरियाणा पर किसका शासन हो गया, मराठों का। 15 अक्टूबर 1754 को उस समय के मुगल शासक आलमगीर ने मराठों को हरियाणा का कुरुक्षेत्र दे दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और इसमें जो है मराठों की हार हो गई और मराठों की हार के साथ जो है वहाँ पर शासन हो गया अंग्रेजों का। मराठों की जब हार हुई तो हरियाणा पर राज शासन जो है वो अंग्रेजों का हो गया
और इसी कड़ी में आते हैं जॉर्ज थॉमस। कहाँ के थे ये? आयरलैंड के। हरियाणा में उनको किस नाम से जाना जाता है? जहाज साहब के नाम से। 1787 में मेरठ की शासिका जो बेगम थी, उनकी बेगम समरू उनकी सेना में भर्ती हुआ और बेगम की पुत्री से विवाह किया। बड़े चालाक थे अंग्रेज। वर्ष 1793 में थॉमस ने मराठा शासक सूबेदार अप्पा खंडेराव हारी के अधीन नौकरी की और उसे मेवात के प्रांत की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी। उसने एक सेना की स्थापना की और मेवात के विद्रोही किसानों से बलपूर्वक भूमि कर वसूल कर लिया, जॉर्ज थॉमस ने। अब हैं इनके बीच जो है इसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। नारनौंद, इसमें 1799 में सिखों और हांसी के शासक और थॉमस के बीच, हांसी और जींद के बीच में नारनौंद युद्ध हुआ। समझौते द्वारा इस युद्ध का जो है वो क्या हो गया? अंत हो गया। अब जो इस समय की खेती थी, जो हरियाणा में भूकर था, वो क्या था? हरियाणा में खेती के रकबे को, जो खेती का बंदोबस्त था उसको नियत करने और राजस्व निर्धारित करने की व्यवस्था किसने शुरू की थी? अकबर के शासनकाल में इनके मंत्री थे राजा टोडरमल, और उन्होंने एक प्रणाली चलाई थी, एक पद्धति, दहशाला पद्धति। सेकंड क्या था? वर्षा आधारित जो खेती थी उस जमीन को बोलते थे बारानी, और जो सिंचाई वाली जमीन थी उसको बोलते थे चाही। और इसी जो बारानी पर क्या था? अंग्रेजों के शासन के अधीन जो बारानी थी, बारानी जो जमीन थी, इस पे इससे जो है कर नहीं वसूला जाता था। दूसरी क्या थी? सिंचाई वाली जमीन, इसको बोलते थे चाही, चाही बोलते थे। अंग्रेजों के शासन के अधीन किसानों से, अंग्रेजों के शासन के अधीन किसानों से जो है उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। 1/6 भाग, लगभग 15%। और जो देसी रियासत और जो थे शासक थे, जो देसी रियासतों के अधीन थे, उनसे वो लेते थे किसानों से 1/4, 25%। तो जो देसी रियासतें थी वो कुछ ज़्यादा ही कर वसूल करती थी। तो जी आज की वीडियो थी इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आधुनिक हरियाणा, जिसमें 1857 की क्रांति, कांग्रेस का उदय, कांग्रेस के अधिवेशन, गांधी युग, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको जो है आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना साथ बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक जो है आप अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखें। जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी ज़बरदस्त